चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, आज का जो है बस आखिरी चैप्टर है, उसके बाद फिर आप लोग की एक तरीके से छुट्टी हो जाएगी। और नेक्स्ट ट्यूसडे को सब अपने सारे फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर देगा कि नेक्स्ट ट्यूसडे को बस आखिर के कोई 4 और 5 हो जाएगा एमसीक्यू। इतना हार्ड नहीं होगा। अच्छा, एल्गोरिथम एनालिसिस, आप लोगों ने 2 वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा सुने होंगे। एक तो होता है डेटा स्ट्रक्चर्स, तो क्या 3rd सेमेस्टर में आप लोग पढ़ोगे। और दूसरा होता है एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम क्या होता है कि फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं, टास्क को सॉल्व करने के लिए यूज होता है, उसको एल्गोरिथम बोलते हैं। मतलब फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स टू परफॉर्म और टू सॉल्व एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। अच्छा, एक एक होता है सूडो कोड, एक होता है एल्गोरिथम, फिर एक होता है आपका सोर्स कोड। सोर्स कोड वो होता है जो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डायरेक्ट प्रोग्राम कर रहे होते हो, उसको बोलते हो आप लोग सोर्स कोड। एक होता है सूडो कोड, वो नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में आप डिफाइन कर देते हो। जैसे आपने लिखा हुआ है कि स्टेप 1 में लिख दिया आपने कि डिक्लेयर वेरिएबल, स्टेप 2 में लिखा क्या असाइन वैल्यू, या यूज़र से इनपुट ले लिया जिस तरीके से जो भी चीज़ है। फिर स्टेप 3 में लिखा कि इसको आपको प्रिंट कराना है 10 टाइम्स, तो लिख दिया कि आइटरेट टू 10 टाइम्स। तो इस तरीके से ये सूडो कोड हो जाता है आपका। मतलब कि इंग्लिश की लैंग्वेज में फॉर्मल इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है, समझ लो। प्रोग्रामिंग में इनफॉर्मल समझी जाती है इसको सूडो कोड। फॉर्मल लैंग्वेज किस टाइप की क्या होगी कि आप एल्गोरिथम की लैंग्वेज में डिफ़ाइन कर रहे हो, तो वो मैं अभी तुम्हें जो है आज हम एल्गोरिथम का पढ़ेंगे कि किस तरीके से एल्गोरिथम की हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि एल्गोरिथम की हम लोग किस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, बिग ओ क्या होता है, बिग ओमेगा क्या होता है, बिग थीटा क्या होता है, ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी निकालने में यूज़ होते हैं। और बाकी के एल्गोरिथम की मतलब क्यों ज़रूरत पड़ी, मतलब एल्गोरिथम को एफिशिएंट बनाने के लिए क्यों ज़रूरी है, और कितने टाइप की कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं। 2 टाइप की होती हैं, एक टाइम और एक स्पेस। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि एल्गोरिथम में, जैसे मैंने बताया था कि एल्गोरिथम सेट ऑफ वैल्यूज़ होती है फाइनाइट, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। अच्छा, ये जो एल्गोरिथम नाम दिया है ये एक मुस्लिम साइंटिस्ट था अल-ख्वारिज़मी, उसने दिया था ये एल्गोरिथम का नाम, और वो मैथमेटिशियन था। सही है, एन एल्गोरिथम नेम फॉर द 9th सेंचुरी में पर्शियन मैथमेटिशियन था अल-ख्वारिज़मी, उसने दिया था। अब ये इसमें देखो डेफिनेशन बता रहा है, इट इज़ अ सिंपली अ सेट ऑफ रूल यूज टू परफॉर्म सम कैलकुलेशन आइदर बाय हैंड और मोर यूजली ऑन मशीन। अब तो खैर हर काम मशीन पर होता है, वो तो उस वक्त 9th सेंचुरी में था, उस वक्त तो खैर मशीन का नाम उस जिक्र नहीं था। तो अब तो ज़्यादातर जो भी एल्गोरिथम क्रिएट होता है वो ज़्यादातर कंप्यूटर के लिए ही बनते हैं। अब देखो ये डेफिनेशन वही है कि एल्गोरिथम इज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन टिपिकली टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और टू परफॉर्म अ कंप्यूटेशन। वही कि कुछ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं जो उसको आप परफॉर्म करते हो तो एक आपकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ये एल्गोरिथम की बेसिक डेफिनेशन है। अब ये इसने थोड़ा, इसमें क्या है कि स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि यहाँ से अगर आपने इनपुट दिया, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको इनपुट दिया कंप्यूटर में। अब यहाँ पर एल्गोरिथम क्या है, पहले सबसे पहले प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई एल्गोरिथम क्रिएट करते हो आप, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो एल्गोरिथम होगा वो पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर रहा होगा। जैसे तुम लोगों ने सबसे बेसिक एग्जांपल मैं तुम लोगों को बताता हूँ। जैसे हो सकता है अभी तुम लोगों ने लूप्स में कोई एल्गोरिथम बनाया हो, फैक्टोरियल का हो सकता है तुम लोगों ने अभी प्रोग्राम बनाया हो लूप्स के अंदर। या इससे भी सबसे बेसिक बोल देता हूँ कि प्रिंट कराना है, एक एक ही चीज़ को 10 दफ़ा प्रिंट कराना है, तो वो भी एक सोर्स कोड ही हुआ ना। उसको अगर तुम एल्गोरिथम की लैंग्वेज में लिखोगे तो वो क्या, वो पर प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहा है कि एक प्रॉब्लम है कि तुम्हें एक चीज़ को 10 दफ़ा प्रिंट कराना है, लेकिन विदाउट 10 दफ़ा प्रिंट एफ लिखे हुए।
लूप के थ्रू। तो ये तुम्हारा एल्गोरिदम हो गया कि तुमने एक लूप लिखा, उसके अंदर तुमने प्रिंट एफ लिख दिया था और 10 दफ़ा उसकी कंडीशन दे दी कि 10 टाइम चलेगा। तो ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है इसमें कि 10 दफ़ा जो है वो प्रिंट कर रहा है, और ये कंप्यूटर ने फिर उसका आउटपुट पे टास्क क्या देगा कि वो 10 टाइम्स को प्रिंट कर देगा। अगर करेक्ट होगा तो वो तुम्हें करेक्ट आउटपुट देगा, गलती हुई तो हो सकता है कि आउटपुट रन टाइम पे या तो गलती आ रही हो या तो उसी वक्त शो कर दे वो, मतलब कंपाइल होने के दौरान ही वो हो सकता है एरर जनरेट करते, या तो रन टाइम पे भी, कि जैसे मैंने लिखा था 10 टाइम, वो 10 टाइम से ज़्यादा प्रिंट कर रहा है या 10 टाइम से कम कर रहा है, तो वो भी एक एरर कहलाएगा, वो रन टाइम का एरर हो जाएगा। और एक हो सकता है कहीं तुमने कोई चीज़ मिस्टेक कर दी हो, जैसे टर्मिनेटर लगाना भूल गए हो या फॉर का सिंटेक्स गलत लिख दिया हो, तो वो भी हो सकता है। अब ये बोल इसमें बता रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ एन एल्गोरिथम, के एल्गोरिथम की क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है एल्गोरिथम की हेड और एक बॉडी। देखो जो भी तुम जब भी तुम कोई एल्गोरिथम डिफाइन करते हो तो शुरू में सबसे पहले कीवर्ड लिखना होता है एल्गोरिथम, फिर एल्गोरिथम का जो भी नेम देना है तुम्हें, और फिर ये उसके सारे पैरामीटर्स आ गए। अभी हो सकता है शायद तुम लोगों ने फंक्शन नहीं पढ़ा हो तो तुम लोगों को शायद पैरामीटर्स का पता नहीं हो सोच वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सिर्फ ये पैरामीटर्स का मतलब ये है कि आप उसमें आर्गूमेंट पास कर रहे हो कि एक वैल्यू आप ये दे दी, एक वैल्यू ये दे दी, एक ये, तो ये मल्टीपल वैल्यूज़ आप प्रोवाइड कर रहे हो। अब ये वही चीज़ है जो मैंने बताया था कि एल्गोरिथम का कीवर्ड हो, और फिर आगे फिर जो भी तुम्हें एल्गोरिथम का नाम देना है, जैसे इसने देखो दिया हुआ है कि एल्गोरिथम, और ये उसका नाम क्या दे दिया, सम। अब ये सम कर रहा है, इसमें इसने पैरामीटर दे दिए हैं 1, एक पहली वैल्यू एन दिया, ये तो कांस्टेंट 1 दे रहा है, और दूसरा क्या है एन, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी। अच्छा ये देखो, ये सारा वो है फ्लो डायग्राम है, तुम्हारी फ्लो चार्ट है कि अगर इनपुट ये हुआ तो फिर ये यहाँ से चला जाएगा b=0। अगर b=0 येस हुआ तो ये यहाँ पर आके इधर आ जाएगा, अगर नो हुआ तो फिर ये इस तरीके से, ये इफ एल्स की कंडीशन चल रही है, तो इफ एल्स में हमेशा डायमंड सिंबल आता है। तो ये तो एक ऐसे ही एक समझ लो एग्जाम्पल है, इसमें कोई इतना इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस मतलब कि वो दिखा रहा है, मैकेनिज़्म दिखा रहा है कि इसने जो एल्गोरिथम बनाया है उसका मैकेनिज़्म बता रहा है कि जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र का, अगर यूज़र से उसने इनपुट लिया तो फिर वो फाइंड करेगा कि ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है, अगर नहीं है तो फिर ये इस तरह जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं उस तरीके से ये बता रहा है। अब देखो एफिशिएंट एल्गोरिथम की कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब कि कोई पैरामीटर होते हैं। एक हो सकता है कि तुमने भी एक एल्गोरिथम बनाया हो, तुमने कोई सोर्स कोड लिखा हो और एक दूसरे का भी सोर्स कोड हो, काम सेम परफॉर्म कर रहे होंगे, लेकिन एफिशिएंट किस तरीके से हो सकता है कि मोर करेक्ट हो, उसकी वो फास्ट हो, स्पेस कम गिर रहा हो, और सिंपल हो, जर्नलाइज हो, इस टाइप की चीज़ें। अच्छा फास्ट से कैसे पता चलेगा किस तरीके से फास्ट है, मतलब कि जब तुम उसको एग्जीक्यूट करोगे तो वो सबसे कम मिनिमम टाइम में परफॉर्म हो जाए, तो ये है। और स्मॉल स्पेस कम ले रहा हूँ, मतलब कि इरेलीवेंट वेरिएबल डिक्लेयर ना करे हुए हों, या इरेलीवेंट स्पेस ऑक्यूपाई ना कर रहा हूँ, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। अब फ़र्ज़ करो, देखो एक बच्चे ने 10 दफ़ा प्रिंट कराना था लूप में ना अपना नाम, तो उसने क्या करा, 2 लूप लगा के प्रिंट करा दिए। करेगा तो वो भी 10 दफ़ा ही, पहले लूप में उसने 1 से 5 तक प्रिंट कराया, फिर दूसरा लूप फिर खोल उसने डिक्लेयर करा और उसको डिफाइन कर दिया, उसमें भी उसने 1 से 5 तक करा। तो एक एल्गोरिथम से ये हो गया, काम भी वो वही परफॉर्म कर रहा है 10 टाइम प्रिंट। और एक स्टूडेंट ने 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराया, लेकिन एक ही लूप के अंदर, तो एफिशिएंट वही होगा, स्पेस भी सबसे कम मतलब वही घेरेगा और फास्ट भी वही कहलाएगा, इसलिए 2 लूप नहीं होंगे। अब यहाँ पर आ जाओ, अब यहाँ से अब शुरू हो रहा है कि किस तरीके से आप कॉम्प्लेक्सिटी मालूम करना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो अब ये देखो कि ये होता है, ये देखो ये एन है, मतलब एन मतलब आपने इनपुट साइज़ कितना दिया हुआ है। यहाँ देखो मेरा इनपुट साइज़ है डेटा का साइज़ 10, तो जब कॉम्प्लेक्स एन होगा तो वो तो सिंपल 10 होगा। अगर फ़र्ज़ करो यहाँ पर एन स्क्वायर हो गया तो 10 × 10 = 100 हो जाएगा। अगर एन क्यूब होगा तो 1000 हो जाएगा। इस तरीके से था, ऐसे ही एन लॉग एन, ये देखो ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर, या तो एल एन होता है, लॉग एन होता है, एन स्क्वायर, एन क्यूब, एन लॉग एन, एन एल एन। तो ये मैंने
चार्ट दे दिया तुम लोगों को कि अगर तुम्हारा 10 का डेटा साइज होगा तो उसकी अगर एन की कॉम्प्लेक्सिटी होगी तो ये होगा, एन स्क्वायर की होगी तो ये हो जाएगा, एन क्यूब की होगी तो ये होगा। अब ये हमें देखना है कि एन, एन स्क्वायर, एन क्यूब ये बनता किस तरीके से, कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो इन लोगों का पहले तुम लोग चार्ट देख लो कि अगर एन होगा, देखो ये इनपुट साइज है और ये रन टाइम है, मतलब कि कितनी रन टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी ना, उतना ही क्या कहते हैं कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी या उतनी कंप्यूटेशन हैवी हो जाएगी आपके मशीन के ऊपर भी। तो सबसे जो बेस्ट है देखो वो लॉग एन है। वो देखो बिल्कुल लीनियर है, मतलब बिल्कुल ही फ्लैट है। एक ये है तुम्हारे पास एन, एन तो वही है जितना तुम्हारा इनपुट साइज होगा उतना ही वो होगा। फिर एक है एन लॉग एन, फिर ये देखो एन स्क्वायर से जो है ना ख़राब होना शुरू हो रहा है, ये जो कर्व है ना बिल्कुल वैसे ख़राब बन रहा है। फिर ये हो गया एन क्यूब, ये है 2n मतलब 2 की पावर n। फिर ये एन फैक्टोरियल हो गया और 3n। ये वाले जो हैं ग्राफ वो वाले बन रहे हैं जो अभी कोरोना के बने हुए हैं। अगर तुम लोगों ने देखे होंगे ग्राफ किसी भी कंट्री के या पूरे वर्ल्ड का, वो अभी आजकल ऐसे ही बन रहे हैं ग्राफ यू करके। तो ये बिल्कुल जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, देखो ये एक्सपोनेंशियल है सारी, और एक्सपोनेंशियल की ग्रोथ जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग और मोर रिक्वायर्ड जो होता है उसमें कंप्यूटेशन रिक्वायर्ड होती है। तो ये वाले अगर एल्गोरिथम आपके इस जगहों पे लाई कर रहे हैं तो ये तो काफ़ी समझ लो बैड है। कुछ होते हैं एल्गोरिथम जैसे किसी कुछ की रिस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन उसमें फिर आप ज़्यादा डेटा सेट लार्जर पुट नहीं कर सकते, वरना फिर वो जाके एक जगह जो है फेल हो जाएगा। फिर ऐसे ही जैसे पीछे दिया हुआ था उसका ही अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो लीनियर का ग्राफ तो सीधा बनता है हमेशा, और कांस्टेंट अगर कोई नंबर हो तो कांस्टेंट का यही रहेगा। जैसे अगर 10 है तो 10 का इधर ही बनेगा, 20 है तो 20 का ऐसे एक ही लाइन चलेगी। लीनियर में ये हो गया कि एन जो है तुम्हारा लीनियर होगा। एन, एन मतलब लीनियर मतलब कोई उसके ऊपर पावर नहीं है। क्वाड्रेटिक मतलब अब उसके ऊपर पावर 2 हो गई, जिसके बाद फिर पावर क्यूब आएगी तो वो उसका और ख़तरनाक बनेगा। जैसे ये था तुम्हारा, ये क्वाड्रेटिक है, एन स्क्वायर है ये, तो इस वजह से ये क्वाड्रेटिक है। अगर पावर क्यूब में चला जाऊँ तो इसका इस तरीके से बनेगा। ये सारी ग्राफ की चीज़ें थी। अब ये आ गया, मैंने बताई थी अभी पढ़ेंगे हम लोग कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है और एक स्पेस। टाइम में कि कितना टाइम आपका प्रोसेस करने में ले रहा है या कितना कंज्यूम करेगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि कितनी स्पेस आपकी वो ऑक्यूपाई कर रहा है मशीन के अंदर या हार्ड ड्राइव पे, उस टाइप की चीज़ें होती हैं। ये अब ये देखो ये कांस्टेंट की थी जो मैंने पीछे बताया था अभी तुम लोगों को, ये कांस्टेंट की है। ये O1 मतलब ये कांस्टेंट की अभी तुम्हें कॉम्प्लेक्सिटी बता रहा है। ये लॉग एन की बता रहा है जो ये ग्रेड कह रहा है। और ये लीनियर की है, लीनियर तो हमेशा सेम रहेगा। अगर इनपुट साइज 1 है तो कॉस भी 1 होगी। एन, ये एन की बता रहा है। और ये 2 पावर एन, ये बेड की बता रहा है कि बेड का इस तरीके से बनेगा। अब आ जाओ कि एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम किस किस चीज़ों पे बेस करती है। एक तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। दूसरी चीज़ है कि मेजरमेंट होती है कॉम्प्लेक्सिटी की। जो हमने जो एल्गोरिथम कोई भी डिफ़ाइन करा है, अभी मैं आगे एग्जांपल्स बताऊंगा, मैंने एग्जांपल डिफ़ाइन करी हुई है कि उसकी बेस्ट केस क्या होगा, वर्स्ट केस क्या होगा, एवरेज केस क्या होगा। तो बेस्ट केस में क्या होगा कि अगर जैसे फ़र्ज़ करो मैंने कोई सर्चिंग एल्गोरिथम बनाया है, मैं कोई चीज़ फाइंड कर रहा हूँ। फ़र्ज़ करो मेरे पास एरे है। अगर मैंने ये लिखा, मैं तुम्हें यहाँ पेंट ब्रश पे दिखाता हूँ। मैंने ये जैसे एरे डिफ़ाइन करा, ये फ़र्ज़ करो मेरे पास एरे। फ़र्ज़ अगर तुम लोगों ने अभी एरे नहीं पढ़ा तो परेशान नहीं होना भाई, ये समझ लो एक तरीके से ये शेल्फ बना हुआ है, सही है। और ये है, इसकी इंडेक्स पोजीशन दे देता हूँ 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर मैं दे देता हूँ वैल्यू 5 7 और यहाँ 33 1 और यहाँ पर 77। ये मेरी वैल्यूज़ हैं और ये मेरे नंबर हैं जिस जगह पे मेरा है। फ़र्ज़ करो ये मेरा शेल्फ का नंबर 0 है, ये शेल्फ का नंबर 1 है 2 है 3 है 4 है। मुझे फ़र्ज़ करो अगर जैसे फाइंड करना है
77। तो इसमें इनपुट साइज कितना है हमारा एन का, एन टोटल नंबर ऑफ एन कितने हैं हमारे 5 है, 1 2 3 4 5। और अगर अगर मुझे 77 फाइंड करना है तो ये हमारा क्या होगा, वर्स्ट केस होगा। बिल्कुल देखो, बिल्कुल एंड में हमें फाइंड हुआ 77, तो यहाँ पर हमारी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओ एन। अब यहाँ पर एन हमारा है क्या, एन मतलब सिंपली 5 है, जो भी एन होगा मतलब बिल्कुल एंड में फाइन हो रहा है, तो ये हमारी कॉम्प्लेक्सिटी एन हो जाएगी। अगर फ़र्ज़ करो कि मुझे 33 फाइंड करना था, तो 33 किस नंबर पर आ रहा है, सेकेंड पर, मतलब कि मिड में आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी n/2, हाफ हो जाएगी। जो भी हमारा n है उसकी आधा। अगर ऐसे ही फ़र्ज़ करो, ये हो गया हमारा एवरेज केस, ये एवरेज हो गया, ये हो गया हमारा वर्स्ट। और अब आ जाओ बेस्ट केस। अगर बेस्ट केस बताओ क्या होगा कि शुरू में ही हमें फाइंड हो गई वैल्यू, जैसे मुझे 5 करना तो अब 5 शुरू में ही है, तो ये हो जाएगा हमारा O1 हो जाएगा, मतलब पहले ही पोजीशन पे फाइंड हो गई, तो ये हमारा बेस्ट केस हो जाएगा। तो ये 3 केसेस होते हैं, एवरेज मतलब मिड में कहीं आप फाइंड कर रहे हो, बेस्ट मतलब शुरू में ही या शुरू में कहीं फाइंड हो गया, और वर्स्ट मतलब बिल्कुल एंड में जाके। तो ज़्यादातर कॉम्प्लेक्सिटी जब भी आप मालूम करोगे तो वर्स्ट केस की ही ज़्यादातर मालूम करी जाती है, और हमेशा कहीं पे भी तुम एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी देखो तो वर्स्ट केस से ही डिनोट होता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। अब कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करने के लिए एसिम्प्टोटिक नोटेशन यूज़ होते हैं। जो 3 पॉपुलर हैं वो ये वाले हैं, बिग ओ, बिग ओमेगा और बिग थीटा। उसमें से भी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो बिग ओ यूज़ होता है, वो सिर्फ वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी मालूम करने के लिए होता है। बाकी स्मॉल ओ ओमेगा इतने यूज़ नहीं होते। अब ये इसकी डेफिनेशन है कि एनालाइज करता है रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, और इसका दूसरा नाम ये भी बोल सकते हो टाइम मतलब कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम का, कि ग्रोथ रेट क्या है एल्गोरिथम का, इसका दूसरा नाम ये भी होता है। वो यही बोल रहा है कि इनपुट साइज जितना आप इंक्रीज़ करते जाओगे तो उतना ही इफेक्ट पड़ेगा आपके एल्गोरिथम पर। तो उनको मालूम करने के लिए ये वाले यूज़ होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादातर बिग ओ ही यूज़ होता है। तभी देखो मैंने यहाँ पे भी ओ बना रहा था फॉर फाइंडिंग दी कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखो, ये तो तुम लोग अभी आगे जाके भी पढ़ोगे जब तुम डिज़ाइन एनालिसिस एल्गोरिथम में जाओगे कि ये क्या होता है। ये अभी मैं सिर्फ ग्राफ की हद तक देख रहे हैं इसको ना, वहाँ पर आगे जाके फिर तुम लोगों को सॉल्व भी करोगे। ये तुम्हारा मेन फंक्शन है एफ ऑफ एन, ये बता रहा है। अगर बिग ओ की केस में क्या होगा कि एफ ऑफ एन जो है ये तुम्हारा दूसरा एक और कोई ये दूसरा फंक्शन है, ये तुम्हारा मेन फंक्शन है एफ ऑफ एन, ये तुम्हारा दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एन। बिग ओ की नोटेशन में क्या बता रहा है, ये आपका जो रियल जो फंक्शन होगा वो छोटा होगा, कोई जो दूसरा एक आप फंक्शन जो आप इंक्लूड करोगे वो उससे छोटा होगा। मतलब ये वाला वो बोल रहा है बिग ओ जो मिड में है, ये आपका एफ ऑफ एन है और ये जी ऑफ एन है। तो मतलब ये अपर बाउंड फाइंड करने के लिए यूज़ होता है, मतलब वर्स्ट केस अपर बाउंड यही होगा ना, बिल्कुल एंड में जाके आपको वो मिल रहा है चीज़, उसका रिजल्ट। फिर ऐसे ही आता है बिग थीटा, वो क्या बोल रहा है कि एफ ऑफ एन इक्वल टू जी ऑफ एन, मतलब कि ये दोनों बराबर होंगे, मतलब ये मिड की वैल्यू ढूंढता है, मतलब ये एवरेज केस ढूंढता है। तो ये आपका एफ ऑफ एन है, ये एक अलग है फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है, ये 2 जी हैं, इसके दरमियान होगा बीच में, मतलब बीच की वैल्यू होगी आपका जो है। ये एवरेज केस फाइंड करने का यूज़ होता है थीटा, बिग थीटा जो है। फिर होता है बिग ओमेगा यूज़। बिग ओमेगा जो है लोअर बाउंड यूज़ करने के लिए यूज़ होता है, कि जो आपका फंक्शन है और जो आपने दूसरा टेस्टिंग फंक्शन डाला है वो उससे बड़ा हो, तो मतलब कि ये लोअर बाउंड है। तो लोअर बाउंड मतलब कि ये बेस्ट केस के लिए यूज़ होगा। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है आसानी के लिए, जैसे तुम आगे तुम लोग भूलो नहीं। अब देखो जनरल रूल्स हैं कि आप किसी भी, अब तुम्हें कोई अब कॉम्प्लेक्सिटी निकालना मैं बताऊंगा कि किस तरीके से होती है। तो जनरल रूल्स क्या हैं, वो ये हैं कि सबसे पहले अगर किसी भी के साथ कांस्टेंट आ रहा हो ना, कांस्टेंट मतलब वैल्यू, मतलब यहाँ पे कोई नंबर आ रहा हो एन के साथ, एन स्क्वायर के साथ, एन क्यूब के साथ, तो आप उसको नंबर को सिंपली इग्नोर कर दोगे। अगर यहाँ 5n है, यहाँ पर 5n है, तो यहाँ क्या कर दोगे, सिर्फ n को हटा के ओ एन कर दोगे। मतलब कि ये ओमेगा, मतलब ये ओ मतलब बिग ओ है ये तुम्हारा, और n मतलब ये तुम्हारा n हो गया।
सिर्फ या सिंपली जो भी तुम्हारा कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको रिमूव करके सिर्फ एन को आप ले लोगे। अब ऐसे ही ये क्या है, इग्नोर लो ऑर्डर टर्म्स। ये देखो ये छोटा है तो उसको आप इग्नोर कर दोगे। ये इससे छोटा है, ओ लॉग एन जो है एन से छोटा है, एन जो है एन लॉग एन से छोटा है। ऐसे एन स्क्वायर जो है 2n से छोटा है, और फिर 2n जो है से। अगर हमारे क्वेश्चन में ये वैल्यू दोनों एक साथ आ जाए, ये दोनों एक साथ आ रही हो, तो हम इसको निगलेक्ट करके सिर्फ ये वाली लिखेंगे। ऐसे ही अगर हमारे क्वेश्चन में ये दोनों एक साथ आ रही हो तो हम इसको निगलेक्ट करके ये लिख देंगे। जो बड़ी वैल्यू होगी उसको लिखेंगे, लोअर को हम इग्नोर कर देंगे। अब देखो यहाँ तीन तरह की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, कांस्टेंट टाइम, एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक, जैसे मैंने यहाँ पर बताई थी इधर लीनियर, कांस्टेंट और क्वाड्रेटिक। अब देखो कांस्टेंट टाइम में क्या होगा कि वो फिक्स्ड होती है। अब देखो ये तुम्हारे पास एक कोड है, छोटा सा एक लाइन का कोड है, x इक्वल टू 5 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाई 20। इसमें बस एक कैलकुलेशन और एक समझ लो अर्थमेटिक परफॉर्म हो रहा है। तो इसका साइज़ क्या होगा, हमेशा एन ही होगा। इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट साइज है, इसमें कोई इनपुट साइज नहीं हमें पता कि कितना है इसमें इनपुट साइज ना, बस एक इसमें एक आंसर आ जाएगा। तो इसका बिग ओ क्या होगा, 1 होगा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा। ऐसे अगर ये देख लो, अब ये देखो यही है, मैंने इसको अब 3 दफ़ा हमने 3 लाइनों में लिख दिया, 1 2 और 3। इसमें इसकी बिग ओ 1 हो गया, इसका भी बिग ओ 1 हो जाएगा और इसका भी बिग ओ 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1। मैंने बोला था ना कि जब जब भी ऐसा हो तो इसको हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देते हैं कांस्टेंट को, और एक दफ़ा ही लिखेंगे। अब हम O1 लिखेंगे, सही है। अब आ जाओ लीनियर टाइम में। अब यहाँ से जो है तुम लोगों का शुरू होगा। अब देखो लीनियर टाइम में क्या है कि एक आपने ये देखो, अब एल्गोरिथम में देखो ऐसे लिखते हो आप लोग कि फॉर x 1 to n, वरना अगर आप कोडिंग में लिखते हैं यही चीज़ तो आप लोग कैसे लिखते हो सोर्स कोड में, कि मैंने फॉर लिखा, फिर मैंने लिखा है INT x इक्वल टू 1, फिर x लेस देन इक्वल टू n, और फिर x प्लस प्लस, और फिर मैंने यहाँ ब्रैकेट खोला और फिर यहाँ मैंने ब्रैकेट बंद करा, और जो भी तुम्हें कराना है प्रिंट एफ, और फिर यहाँ तुमने x की वैल्यू प्रिंट करा दी, और यहाँ क्या कहते हैं प्रिंट एफ x कर दिया तुमने, सही है। जो भी तुम्हें कराना है, प्रिंट एफ कराना है, डिस्प्ले कराना है, इस तरीके से कर दिया %, लगाकर। तो ये तुम्हारा सोर्स कोड है, और ये जो है तुम्हारा, ये जो चीज़ है तुम्हारी, ये जो हमारा छोटा सा एक एल्गोरिथम की लैंग्वेज में मैंने लिखा है कि फॉर x इक्वल टू फॉर x 1 to n, मतलब कि x जाएगा 1 से लेकर n तक, और प्रिंट करा रहा है x। अच्छा ये चीज़ देखना, ये चीज़ नोटिंग है कि ये f फॉर है, ये फॉर के अंदर आ रहा है, याद रखना ये फॉर के अंदर है, तो फॉर के अंदर का चाइल्ड है ये प्रिंट। अगर ये मैं इस तरह लिखता ना तो ये फिर अलग हो जाती बात। अगर मैं इस तरह लिखता है x 1 to n, और फिर मैं यहाँ लिखता प्रिंट x लिखता, तो फिर ये अलग बात हो जाती, ये अलग होती और ये अलग। ये मतलब बोल रहा है कि 1 से लेकर n तक प्रिंट करे, 1 से लेकर n तक क्या करे, ये लूप जो है आइट्रेट करेगा 1 से लेकर n तक, जो भी है तुम्हारा n 10 है या 5 है जो भी। तो उसके बाद जब ये पूरा लूप ख़त्म हो जाएगा फिर ये प्रिंट करता है जो भी x की एंड वाली वैल्यू होती है। ये अलग है इसका, ये फिर पूरा 1 से लेकर 10 तक प्रिंट नहीं करेगा, ये प्रिंट करेगा 1 से लेकर 10, मतलब कि ये फॉर के अंदर बॉडी में आ रहा है प्रिंट एक्स, ये याद रखना, ये फॉर के अंदर बॉडी। तो इसकी अब कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल क्या हो जाएगी, ये n तक चल रहा है और ये 1 तक है, सही है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसी हो जाएगी, यहाँ मैंने लिखा O n, और यहाँ पर लिखोगे O1। तो मैंने बताया था ना जो छोटा होगा उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो टोटल टाइम अगर मैं लिखूँ तो O1 प्लस, अब यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है,
इसलिए जो भी अंदर आएगा वो मल्टीप्लाई होगा। अगर ये बाहर यूँ करके मैं लिखता तो फिर प्लस होता। यहाँ होगा ये ओ एन मल्टीप्लाई बाय ओ वन मल्टीप्लाई बाय ओ एन। तो ये देखो ये छोटी टर्म है और बड़ी टर्म ये है, तो हमेशा हम सिंपल बड़ी टर्म को ही लिखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा ओ एन, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इस लूप की ये हो जाएगी। अच्छा इसकी बताना इसका क्या होगा, फॉर एक्स वन टू एन और प्रिंट एक्स, इसकी बताओ कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टोटल टाइम क्या निकलेगा या टोटल कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकलेगी बताओ। इस वाली इसकी तो मैंने बता दी, इसकी क्या निकलेगी, आइडिया बताओ क्या होगी। आसान है ये भी, वैसे ही होगा जैसे ऊपर वाला है, बस थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पर इसकी होगी ओ कॉमा एन और यहाँ पर होगी ओ वन। सही है, ये बिल्कुल वैसे ही होगा, लेकिन ये चाइल्ड है। चाइल्ड में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है आपस में, ये चाइल्ड नहीं है। ये पहले पूरा एग्जीक्यूट होगा फिर उसके बाद फ्री एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ हो जाएगी ओ वन प्लस ओ एन, तो ये इक्वल टू एंड में वही होगा कि निगलेक्ट कर दोगे बड़ी टर्म, वो हम लेते हैं छोटी टर्म को निगलेक्ट करते हैं। इसका भी क्या हो जाएगा, एन ही होगा हमेशा इसका आंसर। सही है, अगर यहाँ तक कोई मुश्किल है तो पूछो। अभी हमने कांस्टेंट की मालूम करना सीखी है और लीनियर की। अगर यहाँ तक कोई मुश्किल है तो मुझसे पूछ लो। अच्छा देखो यहाँ पे एक दूसरी एग्जांपल और है, यहाँ पे लिखा हुआ है y इक्वल टू 5 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाई 20। ये तो पता है कि तुम्हें ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की तो 1 ही होती है सिंपल। फिर एक ये आ गया, अब यहाँ पे तुम्हारा लूप आ रहा है, तुम देखते ही पहचान जाओगे जहाँ तक एन टाइम चल रहा है तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन होगी, ओ एन हो गई। और ये इसके अंदर आ रहा है तो बात वही है, ओ वन ही होगी इसकी भी, लेकिन हम इसको ओ एन ही कंसिडर करेंगे ये पूरा जो है ना, इसलिए हम ऊपर अभी सॉल्व भी कर आए हैं। तो ये पूरा इसको हम कंसिडर ओ एन ही करते हैं। तो इसकी अब कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल वही हो जाएगी कि ओ एन प्लस ओ वन, तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, इस वाले को हम चूज़ कर लेंगे जो बड़ी है। इसलिए हम वर्स्ट केस निकालना है, तो वर्स्ट केस में हमें हमेशा बड़ी चीज़ को हम बड़े इम्पैक्ट को हम वो करते हैं, क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई या कंसीडर करेंगे। तो ये थी लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करना लीनियर टाइम के अंदर। अब आ जाओ क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक में क्या होगा कि सिंपल एक ये तुम्हारा लूप है, उसके लूप के अंदर एक और नेस्टेड लूप है, तो उसके अंदर ये प्रिंट हो रहा है, इस वाले लूप के अंदर ये प्रिंट हो रहा है, तो इसकी सिंपल क्या हो जाएगी, एन स्क्वायर हो जाएगी। ये एन था, ये एन था और ये वन, वन को तो आप छोड़ ही दो, तो ये वन है, ये एन है और ये एन है। अब ये नेस्टेड है तो ये मल्टीप्लाई होगा, याद रखना, एन और एन, तो ये एन स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं ये इसको पूरा प्लस, इसको मैं एकदम कॉपी कर लेता हूँ, इधर दिखाता हूँ, फॉर एक्स वन टू एन, ये हो गया, तो ये हो गया फॉर वाई वन टू एन, फिर ये हो गया प्रिंट एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, जो भी प्रिंट कराना हो। तो सिंपल देखो इसकी एन हो गई कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी भी एन हो गई, और इसकी तो तुम्हें पता है कि ये वन होता है। तो जब तुम टोटल टाइम निकालने जाओगे तो क्या होगा, ओ एन, अब ये देखो ये इसके अंदर आ रहा है, तो जब भी नेस्टेड वाली चीज़ होगी वो हमेशा मल्टीप्लाई होगी। ये एक सिर्फ बात है बताने वाली, मल्टीप्लाई बाय ओ वन। अब पहली बात है अगर कोई चीज़ वन से मल्टीप्लाई हो तो वो आंसर वन ही रहता है, तो या तो तुम इसको निगलेक्ट कर दो या तो उसको, पहली बात है कोई इसका आएगा नहीं इम्पैक्ट। अब देखो सबसे पहले मैंने बताया था अगर लो ऑर्डर में हो तो हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, अगर लो ऑर्डर में नहीं है सेम ऑर्डर में होगा तो सिंपल ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ओ एन स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाएगा, एन टू नहीं है एन स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर फिर ये इससे मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा वन। अब अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है,
ये बड़ी टर्म है और ये छोटी है, या इसको सिंपल निगलेक्ट कर दोगे तो एंड में आंसर आ जाएगा तुम्हारा एन स्क्वायर। ये तुम्हारी इस वाले लूप की, नेस्टेड लूप की जो है ये कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अब ऐसे ही मैंने पिछले हफ्ते जो वॉशल फ्लोरिड एल्गोरिथम का मैंने तुम्हें कोड दिखाया था, उसमें 3 लूप थे। फॉर था जैसे आई इक्वल टू, जैसे फर्ज करो ये जा रहा था एन तक, आई 1 to n तक। फिर मैंने लिखा था यहाँ पर फॉर जे 1 to n, फिर ऐसे ही मैंने यहाँ लिखा फॉर आई जे के 1 to n, और फिर यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया जो भी मुझे प्रिंट कराना है, कोई भी चीज़ जैसे मैंने यहाँ प्रिंट करा दी। प्रिंट जैसे मैं कर लो कि चलो के करा देते हैं, कुछ भी प्रिंट करा लो। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ये एन आ रहा है, वो एन है, फिर इसकी भी क्या हो जाएगी ओ एन, इसकी भी ओ एन हो जाएगी, और ये 1 ही है, इसकी क्या हो जाएगी 1। तो जब तुम टोटल टाइम मालूम करोगे तो देखो ये आपस में अभी नेस्टेड हो रहा है, ये इसके अंदर है, इसके अंदर, तो ये सिंपल मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या आ जाएगा, एन क्यूब आ जाएगा। तो ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है निकालना लूप्स की। अगर इसकी बताना कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, आई 1 to, इसी को यहाँ से कॉपी करो, इधर आओ इधर आओ, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बताना क्या होगी, इसका टोटल टाइम कितना निकलेगा, चैट पे बताओ लिखकर सारे, मुझे देखना है कि मतलब क्लियर हुआ या नहीं हुआ कि ये डिक्रीमेंट हो रहा है। तो ये इस तरीके से, अब इसकी मुझे बताओ कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकलेगी। देखो एक बात याद रखना, तुम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तुम लोगों को अभी से कॉम्प्लेक्सिटी निकालना आ गई है। इवन के जो बहुत से बच्चे पास आउट हो रहे होते हैं ना, उनको ये नहीं पता होता कि जो आपने एल्गोरिथम लिखा है, जो आप एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट कर रहे हो, जो आप अपना एल्गोरिथम खुद लिख रहे हो, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। लोगों को ये अभी तक नहीं आता निकालना। अब आप अभी माशाल्लाह से फर्स्ट सेमेस्टर में हो, आप लोगों को आ गया। इवन के ये चीज़ जो है, ये डिज़ाइन एनालिसिस और एल्गोरिथम में पढ़ाई जाती है 6 या 7 सेमेस्टर में। वहाँ पे भी लोगों को सही से समझ में नहीं आता, लोग इसी में फंस जाते हैं कि मल्टीप्लाई कब होगा और कब वाले में प्लस करना है हमें, और कौन सी हमें टर्म को ड्रॉप करना है। तो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये मैंने कोड लिखा हुआ है, अगर मैं इसको सूडो वो एल्गोरिथम में कन्वर्ट करूँ सिंपल क्या होगा, यहाँ मैं लिखता हूँ डिक्लेयर, या सिंपल ये देखो एल्गोरिथम की लैंग्वेज में देखो इस तरीके से लिखते हो आप, इक्वल टू 5, यहाँ पे ये इक्वल टू इस तरीके से आएगा। तो यहाँ लिखोगे रिजल्ट इक्वल टू, ये तो मैं देखो एल्गोरिथम लिखने का तरीका भी मैं बता देता हूँ, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। तो यहाँ लिखो फॉर ए, अब यहाँ पर देखो सिंपल 1 to n तो जाना नहीं है, इक्वल टू क्या लिखोगे NUM, और कहाँ तक जाएगा, यहाँ पर लिख दो 2 1। सही है, ये तुमने लिख दिया, ये लिख रहा है कि यहाँ तक जाएगा और यहाँ पर जाएगा 2, या यहाँ पे फ्रॉम लिख दो। सही है, यहाँ पे 2 जाएगा 1 तक जाएगा, मतलब कि यहाँ से 5 से गया 1 तक। और फिर एंड में सिंपल यहाँ क्या हो रहा होगा, रिजल्ट मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ये भी जब जो भी तुम्हें चीज़ असाइन करनी हो, या तो ये कुछ बुक्स में इस तरीके से भी लिखा हुआ होता है असाइन वेरिएबल करने का, मतलब कि ये वाली वैल्यू इनकी इसमें आ जाए ऐसे करके। बात एक ही है, या तो इस तरीके से लिखो, या तो इस तरह एरो लगा दो, ये बता रहा है कि इन दोनों का रिजल्ट इस वाले वेरिएबल में आ जाएगा, या तो सिंपल ये करके लिख दो। बात एक ही है, कुछ बुक्स में इस तरीके से लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में इस तरीके से। और फिर एंड में क्या है, प्रिंट रिजल्ट, मतलब प्रिंट रिजल्ट का आंसर। तो इसका ये तो ऊपर देखो सोर्स कोड लिखा हुआ है, और नीचे जो है मैंने सूडो, ये नीचे जो है मैंने एल्गोरिथम लिखा है। तो इसको देख के चाहो बता दो कॉम्प्लेक्सिटी, या इसको देख के कॉम्प्लेक्सिटी बता दो पूरी हर चीज़, मुझे इसका आंसर बताओ। लेकिन पूरा डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके आंसर नहीं बताना, चलो डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके बता दो, इसलिए मैं देख नहीं सकता कि तुम लोग अभी क्या कर रहे हो। फिर मैं सिंप्लीफाई करके तुम्हें पूरा बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप। डायरेक्ट इसका आंसर बताओ क्या होगा, मैंने डायरेक्ट बता दिया।
मैं डायरेक्ट देखते ही पहचान सकता हूँ इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तुम लोग बताओ अब लोग क्या है इसका आंसर। इसका आंसर बताओ क्या होगा। एन स्क्वायर होगा, एन क्यूब होगा, एन होगा, क्या होगा, या एन भी नहीं होगा, कांस्टेंट होगा, वो वन होगा, थ्री होगा, जो भी हो। देखो असाइनमेंट में भी मैं ऐसे इसमें यही पूछूंगा, जो अभी कोई असाइनमेंट 5 भी मैं दे दूंगा, और नेक्स्ट ट्यूसडे को जो है तुम्हारा क्विज 4 क्विज 5 एक साथ हो जाएगा। क्विज 4 ग्राफ में से होगा, क्विज 5 इसमें से होगा। और मुश्किल नहीं बनाऊंगा, काफ़ी आसान बनाऊंगा। तो बस ये था इस चैप्टर में। इसका आंसर बताओ क्या होगा, या तो ये देख के बता दो, अगर इसमें मुश्किल हो रही तो ये देख के बता दो। कहाँ गए O1 O5? ओ भाई, अच्छा सुनो 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 सुनो, ये 5 क्यों बोल रहे हो भाई? तुम्हें ये थोड़ी पता कि वो 5 तक लेगा। ये तो मैंने अभी तुम लोगों को सिखाने के लिए बताया हुआ था ना, कि यूज़र ने 5 दिया, हो सकता है यूज़र 6 देते, 7 देते। तो हमेशा हम जर्नलाइज लिखते हैं, सही है। हाँ इस केस में तो तुम्हारा 5 होगा, सही है। इस केस में 5 होगा, इसलिए मैंने यहाँ तुम्हें बताने के लिए लिखा होता है कि 5 होगी इसकी वैल्यू। तो 5 है क्या मतलब, इनपुट साइज हमारा कितना है, इनपुट साइज हमारा कितना है, 5 है ना। तो 5 क्या हुआ हमारा, एन हुआ। तो मतलब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, एन ही होगी, सही है। यहाँ पर अगर मैं यूज़र से लिख देता ना, कि यहाँ यूज़र कोई भी वैल्यू डाल सकता है। मैंने तुम लोगों को सिखाने के लिए यहाँ से 5 लिख दी, मैंने कहा लेट सपोज यूज़र ने 5 डाला, कल को यूज़र 7 डाला तो इनपुट साइज़ एन हो जाएगा। इनपुट साइज़ जो भी तुम्हारा एन है, सही है। अब यहाँ पे देखो, अब मैं तुम्हें सिखाना फिर से शुरू करता हूँ। O1 हो गई यहाँ पर तुम्हारा, जब तुमने डिक्लेयर करवाया। यहाँ पे भी इसका O1 हो गया, इसलिए ये कांस्टेंट चल रहा है, कोई भी इसमें चेंज नहीं है। लूप में आ गया। अब देखो ये कहाँ तक जा रहा है, चाहे इंक्रीमेंट हो चाहे डिक्रीमेंट हो, जाएगा तो वो एन साइज तक ही। और एन कितना है तुम्हारा, 5 है। तो 5 4 3 2 1, या 1 2 3 4 5, बात एक ही है। तो एन तक ही जाएगा तुम्हारा, ओ एन हो गया ये तुम्हारा। और यहाँ पर तुम्हारा क्या हो रहा है, O1 हो रहा है। ये सिंपल मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर एन बचेगा, और यहाँ ये बाहर है। ये दोनों देखो ये सारे एक सीध में आ रहे हैं। ये भी देखो, ये भी क्या होगा, O1 होगा। अब टोटल टाइम देखो, जो नेस्टेड आ रहा होगा वो मल्टीप्लाई होगा, जो एक ही लाइन में आ रहा होगा वो प्लस होगा। बस सबसे आसान तरीके से ये बताना था। O1 प्लस O1, फिर O एन, सही। मैं अब 1 नहीं लिख रहा, पता है कि ये सिंप्लीफाई पिछली दफ़ा 3 दफ़ा करके बता दिया था। प्लस O1। अब हमने क्या सीखा हुआ है कि जो भी टर्म बड़ी हो उसको हम कंसीडर करते हैं, जो छोटी टर्म होती हैं उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। तो सिंपल आंसर क्या आएगा, O(n). इन दिस केस हमारा n क्या है, इस केस में n हमारा 5 है, सही है। तो n आएगा हमारा आंसर, ये था हमारा आंसर, सही है। तो अगर तुम लोगों को इसमें कुछ पूछना है तो मुझसे अभी पूछ लो कि कॉम्प्लेक्सिटी निकालने में क्या मसला आ रहा है या क्या नहीं आ रहा, सही है। देखो मैं तुम लोगों को दूंगा रियल अलगोरिथम्स, जो रियल टाइम में आप लोग यूज़ कर सकते हो, जो हो सकता है आप आगे जाके भी पढ़ो। हम लोगों ने तो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया था, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में बबल सॉर्ट पढ़ लिया था, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, सारी चीज़ें पढ़ ली थी। हाँ तुम लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर आ जाओ, बबल सॉर्ट। अगर हम लोग इसका विकीपीडिया खोले ना, तो यहाँ पे विकीपीडिया पे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखो बता रहा है। ये देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, देखो ये बता रहा है। वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर है, बेस्ट केस n है, एवरेज केस भी n स्क्वायर है। ये बात की वो बता रहा है कि ये किस तरीके से जो है सॉर्ट करता है। बबल सॉर्ट का मतलब है कि ये चीज़ों को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सॉर्ट करना होता है। ये आपके पास डेटा दिया हुआ है, इसको 1 2 3 4 5 6 7 असेंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट कर देगा। तो इसका अगर मैं तुम्हें एल्गोरिथम दिखाऊं, ये देख लो, एक लूप है और 2 लूप होते हैं वैसे, इसमें एक ये चल रहा है, एक ये चला, और दूसरा भी होना चाहिए यार, एंड फॉर बबल सॉर्ट यार। ये देखो, देखो 2 लूप होते हैं, एक और ये दूसरा।
तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, एन स्क्वायर, तभी वो बता रहा था एन स्क्वायर। तो ऐसे ही मैं बताऊंगा तुम लोगों को भी। बाकी ये इफ़ कंडीशन वैसे ही ट्रीट होगा जैसे नॉर्मल तुम्हारा ये ट्रीट होता है ना। मैं तुम्हें यहाँ पे बता भी देता हूँ, अगर तुम लोगों ने पढ़ा हो। देखो फॉर ये है, एक मैंने लिया इंटीजर आई इक्वल टू ज़ीरो, सही है, आई इक्वल टू ज़ीरो, आई लेस देन 5 तक चलेगा, और आई प्लस प्लस। तो हमारा यहाँ पर एन क्या है, 5 तक होगा हमारा एन, सही है। मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, मैं यहाँ पे कंडीशन दे रहा हूँ। अच्छा इफ एल्स क्या ये काम करता है, मैं एक तुम लोगों को बता दूँ, फिर हो सकता है सर यूसुफ तुम लोगों को पढ़ाएंगे। इफ एल्स क्या करता है कि डिसीजन बेस के लिए यूज़ होता है। कहीं आपको डिसीजन लेना हो, कहीं आपको कंडीशन लगानी हो, मतलब चेक करनी हो। तो जैसे होता है ना कि हम जैसे ये सोचते हैं कि नहीं, अगर मेरे पास 30,000 हो गए तो मैं ये वाला फ़ोन ख़रीदूँगा सैमसंग, अगर मेरे पास 25,000 हुए तो फिर मैं ओप्पो का फ़ोन ख़रीदूँगा। तो ये क्या है, अगर वगर, मतलब यही तुम्हारी डिसीजन है ना। अगर मेरे पास 3000 हो गए, मतलब 30,000, तो मैं सैमसंग ख़रीदूँगा। तो ये आप कंडीशन को चेक कर रहे होते हो कि अगर मेरी कंडीशन ये वाली चेक हो गई, तो वहाँ पे इफ एल्स और एल्स इफ यूज़ होता है, सही है। सिंपल एक चीज़ ये थी। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मैंने बोला कि अगर मेरी वैल्यू आई की वैल्यू क्या हो गई 3, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँगा 3, सही है। एक ऐसे ही मैंने एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ। एल्स, अभी मैं एल्स कुछ भी नहीं बता रहा, तो मैं अब इसकी मैं बता रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड करोगे आप अगर ऐसा हो। अगर इसी को मैं उसमें लिख लूँ आई 1 2 एन, और यहाँ पे लिखा इफ़ आई, और यहाँ पे लिख लो इक्वल टू 3, देन देखो यहाँ इस तरीके से लिखते हैं, देन डिस्प्ले या प्रिंट जो भी लिखना हो तो तुम्हारे हाथ में वो मसला नहीं होता, लेकिन प्रिंट के बाद देन लिखना होता है सूट में। देन प्रिंट 3, फिर यहाँ लिखोगे, यहाँ फिर ये लिखोगे एंड ऑफ इफ़। देखो ये पूरा तरीका होता है लिखने का, लूप वो एल्गोरिथम, एंड ऑफ फॉर लूप, इस तरीके से लिखते हैं। या तो इससे देख के बता दो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, या उसको देख के देखो सिंपल इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। ये एन टाइम चल रहा है, ओ एन हो जाएगा ये, सिंपल। ये देखो वैसे ही ट्रीट होगा जैसे कि ये ट्रीट होता है। तो इसको तुम समझ लो O1 समझ लो, और ये भी सिंपल O1 समझ लो, सही है। तो एंड में आंसर आपका क्या आएगा, O n ही आएगा आंसर, सही है। ये नेस्टेड है, ये नेस्टेड है, ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा तो 1 ही रहेगा, फिर ये 1 मल्टीप्लाई बाय n होगा तो ये 1n हो जाएगा। बात वही है, हम 1 के साथ कुछ भी हो तो n ही लिखा जाता है, तो इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी n ही आएगी। तो ये इसके साथ भी मैंने बता दी। तो मैं ऐसे ही कुछ एल्गोरिथम दूंगा, उसकी तुम लोगों को सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी निकाल होगी। ये तुम्हारा असाइनमेंट होगा, 4-5 दे दूंगा, बस उसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लो, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखना, सॉल्व करके डायरेक्ट नहीं करना, ऐसे ही पूरा सिंप्लीफाई करके फिर एंड में जो आंसर है ना वो बताना, ताकि मुझे समझ में आए तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। मैं ऐसे दे दूँगा, बबल सॉर्ट की दे दूँगा, इंसर्शन सॉर्ट की दे दूँगा, लार्जेस्ट एलिमेंट एरे फाइंड करने की दे दूँगा, इस टाइप की दे दूँगा, ताकि तुम लोगों को ये पता चले कि ये जो एल्गोरिथम है करते क्या है। मैं लिख भी दूँगा कि ये एल्गोरिथम किसके लिए काम करता है, सही है। बाकी अगर कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लो। बाकी ये चैप्टर ख़त्म हो गया, आपका भी कोर्स भी कंप्लीट हो गया। अगर कुछ पूछना है, सवाल है तो पूछ लेना, सही है। कुछ है क्वेश्चन?